के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। संघ की राज्य भाषा हिंदी के रूप में अपनाया गया है। उसी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब एक भारत की, एक संघ की राजभाषा होगी जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, जो हिंदी का नाम आता है। उसके बाद अगले आर्टिकल्स में हम लोग 344 में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक बात कही गई है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और सांसद की समिति, जैसे कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे कि एक उल्लेख किया गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग बनाना समय समय पे समिति सांसद के द्वारा ये पारित किया जाएगा अनुच्छेद 344 में। उसके बाद हम ये संघ की भाषा हो गया जिसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भाषाएं जिसको हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं। आर्टिकल्स 345 में हर राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी, हर राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी, हर राज्य की अपनी एक राज्य भाषा होगी। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट, मतलब हर राज्य की एक अपनी राज्य भाषा होगी, ये आर्टिकल 344 में कहा गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आर्टिकल 346 में, 346, अब यहाँ पे समझिएगा 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक सेंट्रल का होगा या जिसको हम यूनियन कहते हैं। उसके बाद 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज के सुझाव के संबंध में सांसद या पार्लियामेंट अपना एक समिति या कमेटी रिकमेंडेशन हर समय समय पे कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज प्रादेशिक भाषा है। आर्टिकल 344 में राज्य की राज्य भाषा एक होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं आर्टिकल 346 में, जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से आपस में जो संपर्क करेंगे, एक स्टेट जो दूसरे स्टेट से आपस में संपर्क करेंगे राज्य या संघ के बीच, वो राजभाषा के रूप में होगी, वो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के रूप में होगी। जैसे हम ये आर्टिकल 346 में, जैसे इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आर्टिकल टफ है कि 346 जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से जब कोई सुझाव या सलाह या किसी मुद्दे पे उनसे आपस में बातचीत करेंगे तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज में बातचीत करेंगे, और यही चीज़ जब वो सेंट्रल से करेंगे तो भी वहाँ पे वो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 3 का बात करते हैं। चैप्टर 3 में आर्टिकल 348 से आर्टिकल 349 तक उसका उल्लेख किया गया है। अब जैसे हम जुडिशियरी का बात करते हैं, आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह की भाषा आपको जनरली अंग्रेजी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 348 से 349 में एक बात कही गई है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में विधेयक में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी, जो संसद में प्रयोग की जाएगी वही भाषा ये इसमें होगी। एक उसमें ये कंसेप्ट आया था कि हम अपने, चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ था 10 साल के तक हम कुछ काम अपने इंग्लिश में करेंगे और 10 साल के बाद अपनी सारी काम को राजभाषा में करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव अभी तक नहीं हो पाया है। उसके बाद आर्टिकल 349 में ये कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विविध अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसे स्पेशल प्रोसीजर ऑफ, आप कह सकते हैं कि भाषा से संबंधित जितने भी प्रक्रिया होंगे वो आप 349 में अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। उसके बाद आप लास्ट चैप्टर में हम बात करते हैं विशेष निर्देश।
स्पेशल डायरेक्टिव्स इसमें दिया गया है आपका 350 से 351 तक आर्टिकल्स में। अब जैसे आप उसमें 350 में कहा गया है कि आपको जनरली कभी भी कहीं भी आवेदन जो दे रहे हैं एप्लीकेशन में या कहीं भी आवेदन दे रहे हैं, तो आप जो आवेदन दे रहे हैं वो प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में होगी। उसके बाद अपने समस्या के समाधान, जैसे आप किसी अधिकारी के पास या कहीं आप अपना पत्र लिख रहे हैं तो आपकी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज में आप उनको पत्राचार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंस आप आइएगा 350A में ये कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा की सुविधाएं होगी वो प्राथमिक स्तर से, हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि प्राथमिक स्तर पर ये संविधान में उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है कि प्राथमिक स्तर के जो भी शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। और अगर कि बच्चे मातृभाषा नहीं जान रहे हैं तो आप उनको क्षेत्रीय भाषा या आप उनका रीजनल लैंग्वेज में जो उस क्षेत्र का भाषा है उसमें आप उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षा दे सकते हैं। उसी में एक और आर्टिकल्स है 350B में, 350B में आर्टिकल्स में लिखा गया कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए हम विशेष उपबंध करेंगे। और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का जो आर्टिकल्स है 351 वो उसमें बताया गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हम समय समय पे दिशा निर्देश या डायरेक्शन सेंट्रल अपने राज्य को या अपने जितने भी एजेंसी कमिटी सबको आप वो कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम रिपीट करेंगे कि जो आर्टिकल का जब बात आ रहा है 343 में उल्लेख किया गया है, 343 में ये उल्लेख किया गया है 343 टू 351। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप ध्यान से करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से 343 में संघ का एक भाषा होगा। उसके बाद 344 में आर्टिकल 344 में आप देखेंगे तो राज्य भाषा के संबंध में आयोग या संसद के द्वारा एक समिति को समय समय पर पारित किया जाएगा। आर्टिकल 355 का जब बात करते हैं, आर्टिकल 355 का जब बात करते हैं तो उसमें राज्य या राज्य की भाषा होगी। जैसे अब यहाँ पे एक हम चीज ये भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे झारखंड में, झारखंड के संदर्भ में हम बात करेंगे कि झारखंड का राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू का स्थान दिया गया है। और जो जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं जैसे नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, संथाली, हो, उड़िया, बंगला, इंग्लिश, ये जितने भी भाषा हैं ये एक तरह से क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश को आप हटा दीजिएगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद आर्टिकल 346 में आप देखेंगे एक स्टेट दूसरे स्टेट से जब कांटेक्ट करता है, संपर्क करता है, तो वहाँ पे इस तरह की बात आती है। उसी तरह से आप 346 में आप बात करेंगे तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में जो भी पत्र लिखा जाएगा वहाँ पे या जो भी संपर्क होगा वो आर्टिकल 346 में कहा गया। आर्टिकल 347 में किसी भी क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है संबंध में विशेष उपबंध किए जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गया। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमको इस डाउट क्लियर कर सकते हैं कि 3 लैंग्वेज, अभी हम जो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किए कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ये हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप
कभी भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और आप सजेशन, सुझाव या कोई भी डायरेक्शन आप हमको दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा चलेंगे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का जब बात आती है, जब 3 लैंग्वेज फार्मूला का बात आती है तो एक चीज हम यहाँ पे चलेंगे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्यों इतना विवाद होता है। क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्रिटिकल या समालोचनात्मक पहलू भाषा की समस्या को हल करने के लिए कोठारी कमीशन ने पूरी निष्ठा का निर्वहन करते हुए आलोचनाओं से बच नहीं सका। कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र बहुत ही संतुलित है, परंतु वह भी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनते गया, जिसमें अन्य लोगों के द्वारा जो विवाद उठा है उसमें भाषा सूत्र का स्वागत करते हुए एजुकेशनल इंडिया ने पत्र में कहा, आयोग, आप इसको नोट्स कर सकते हैं कि जब कोठारी कमीशन ने इस आयोग को त्रिभाषा सूत्र को दिया था तो उसमें भी विवाद उठा। यह स्पष्ट कहा कि त्रिभाषा सूत्र ने भाषा पर स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया और उसने सुझाया है कि इस वर्ग के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाएं सभी स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का माध्यम बन जाएंगी। तो ये एजुकेशनल ऑफ इंडिया का। उसी तरह से 2 भाषाओं के लिए सूत्र गोविंद दास ने कहा है कि मैं केवल 2 सूत्री भाषा का, एक क्षेत्रीय भाषा और दूसरी हिंदी भाषा के पक्ष में है। यहाँ पे आप समझिएगा कि एक भाषा आपका, एक भाषा हिंदी और दूसरे क्षेत्रीय भाषा के पक्ष में है। उसी तरह से आयोग ने त्रिभाषा संविधान की सिफारिश की, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि हिंदी जो संविधान द्वारा राजकीय भाषा है, छात्र उसके अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ेगा। मेरे विचार से यह सूत्र राष्ट्रद्रोही और संविधान के विपरीत है। ये कोठारी कमीशन के त्रिभाषा सूत्र के बारे में बोला गया। उसी तरह से भारतीय भाषाओं, एक आरोप इन पे लगता है कि भारतीय भाषाओं की इन्होंने पूर्व अपेक्षा की। तो ये जैसे डॉक्टर रामधारी सिद्दीनकर का एक स्टेटमेंट है कि प्रभाव तो आयोग की उन्हीं सिफारिशों का पड़ेगा जिन्होंने सरकार स्वीकार करेगी। जो सुझाव सरकार के कबूल नहीं होगी उनका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। जैसे रामधारी सिद्दीनकर उस समय कोठारी कमीशन पे जो अपना स्टेटमेंट दिए थे कि कोठारी कमीशन ने जो अपना 3 लैंग्वेज फार्मूला के लागू या सुझाव दिए हैं उसमें सरकार जो मानेगी उसी का प्रभाव पड़ेगा, और अगर के नहीं मानती है तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सब चीज है। उसके बाद हम जब बात करते हैं यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें अब अगर कि किसी को 3 लैंग्वेज फार्मूला में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप किसी भी माध्यम से हमको फेसबुक पे या फिर कहीं भी आप हमको व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि ऑफिस ये 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो भी डाउट्स होगा आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हम एक चीज़ समझेंगे और कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, क्योंकि अभी ये 3 लैंग्वेज फार्मूला का एक आपको लेक्चर मिला होगा जो 1 घंटे का दिया गया है। इसमें अब जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला का जब हम बात करते हैं तो चूंकि हम कंपेयर कहाँ से किए हैं, हम एंशिएंट से अप टू डेट करके मॉडर्न तक किए हैं। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, आप चूंकि लेक्चर को बार बार सुन भी सकते हैं और इसमें जो भी कमी अगर की है आप इसको बता भी सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, ये सारी चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, 3 लैंग्वेज फार्मूला हो, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। और एक चीज़ आप समझिएगा कि एक इससे आगे का जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक क्या है, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज। अब जैसे उस टॉपिक से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। हम कॉलोनियल डिबेट्स, वाद विवाद जो कराते हैं, जैसे आज आपसे कोई पूछता है कि किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए, आपका क्या राय है, तो आप
सुझाव भी या राय भी आप अपना दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में आप अगर कि बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना चाहते हैं तो बच्चों को आप सिर्फ ऐसा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराएं। आपका जो भी सुझाव होगा वो कॉलोनियल डिबेट्स के अंतर्गत आएगा और वो कॉलोनियल डिबेट्स आपका एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक चलेगा। जैसे हम जो बात किए एंशिएंट में वैदिककालीन शिक्षा हो या फिर आपका प्राचीन ये बौद्धकालीन शिक्षा हो या जैनिज या ईसाई या इस्लाम शिक्षा या ईसाई शिक्षा या भारतीय शिक्षा दर्शन, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा और कर सकते हैं। यूनेस्को ने 1977 में अपना स्टेटमेंट दिया था कि भाषाई अल्पसंख्यक तथा प्राचीन भाषी समूह को भी भाषाई अधिकार दिया गया है। इसमें निम्नलिखित उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। जैसे उनका सजेशन था छोटे बच्चों की जो शिक्षा आवश्यकता अनुसार उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। जैसे हम जो मदर टंग लैंग्वेज या मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज का बात करते हैं वो यूनेस्को के ही द्वारा बताया गया है। उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बृहद समुदायों की भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए जो इस भाषा प्रकार से छात्रों को लाभ प्राप्त हो। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की भाषा का उपलब्ध कराई जाए, जिस भाषा शिक्षण की सामग्री उपलब्ध कराई जाए जिससे छात्र को लाभ हो। इसी तरह से अंतर सांस्कृतिक शिक्षा विभाग या अंतर सांस्कृतिक शिक्षा भाषा विभाग अल्पसंख्यकों को प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करेंगे। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। अगला आप कर सकते हैं प्रवासी मजदूर तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा का अधिकार इस समझौते के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम में बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब यहाँ पे जैसे आप बात समझ सकते हैं कि बच्चों को जो शिक्षा उपलब्ध कराई जाए वो मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। संस्कृति में कक्षा शिक्षण में समान अवसर उनको भी प्राप्त हो। तो ये यूनेस्को का भी स्टेटमेंट है कि आप बच्चों को प्राइमरी लेवल पे उनको मदर टंग लैंग्वेज या क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज में आप उनको शिक्षा उपलब्ध कराइए। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसा उपलब्ध टीचिंग उपलब्ध कराई जाए, सामग्री जिस पर टीचिंग नोट्स वगैरह उपलब्ध कराई जाए जिससे छात्रों को लाभ हो। उनकी अल्पसंख्यकों के संस्कृति के प्रति जैसे अब बहुत आप देखेंगे कि जो जिस जाति से या जिस कास्ट से बिलोंग करता है उसी के भाषा में उनका शिक्षा भी होता है। जैसे अब आप बात करेंगे जनरली हिंदी या हिंदू धर्म में तो वहाँ पे हिंदी शिक्षा का बात कही गई है। या फिर आप जैसे इस्लाम में तो अरबी, फारसी, ईसाई शिक्षा, अंग्रेजी, जैन शिक्षा या बौद्ध शिक्षा में आप वैदिककालीन शिक्षा को लेते हैं तो वहाँ पे आपका ये आता है संस्कृत। तो जैसा शिक्षा होता है उसका प्रभाव, उस भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसे हम आज इतने सारे 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बात करें हैं। जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा समेटने का प्रयास करेंगे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो सबसे पहले हम 3 लैंग्वेज फार्मूला का मीनिंग, कंसेप्ट क्या है, उसका यूज कैसे हम करेंगे, नीड्स क्या है और उसको हम अप टू डेट कहाँ से किए हैं, एंशिएंट से उठा के मॉडर्न अभी तक उसका हम किए हैं। तो कहने का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए गए हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला का वो भी जिक्र किया गया है। जितने भी कमेटी का रिकमेंडेशन है, एक आध दो कमेटी हो सकता है कि हमसे छूट गया हो तो अगले लेक्चर में हम उसको कर सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र, इसमें एक बार और आप लोग को हम बात समझा सकते हैं। 2 लैंग्वेज फार्मूला जहाँ 2 लैंग्वेज की बात होती है, हिंदी या क्षेत्रीय लैंग्वेज या रीजनल, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। उसी तरह से एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज प्लस रीजनल लैंग्वेज को हम 2 लैंग्वेज फार्मूला कर सकते हैं।
उसी प्रकार से 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज और एक कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन भारत के संदर्भ में इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे आप अंग्रेजी को लेके चलते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला का 1 घंटे का लेक्चर आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी सजेशन या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। नमस्कार।